Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 6, subject social science. Worksheet number is A5. This time we will discuss third part of this worksheet with subject geography, question number 6. Fill up the blanks. खाली जगहों को भरो. 1 नंबर खाली जगह है. Takes 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. 1 में आंसर आएगा अर्थ. अर्थ पृथ्वी टेक्स 365 डेज, ये लेती है 365 दिन और 4 घंटे टू कंप्लीट करने में, पूरा करने में 1 रिवोल्यूशन, वो एक चक्कर अराउंड द सन का. तो अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है. 2 नंबर खाली जगह इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट. सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? तो उसके लिए आएगा आंसर मरकरी. तो फिलअप में आया MERCURY. मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट. मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है. 3 नंबर मून इज़ ए नेचुरल खाली जगह ऑफ द अर्थ. मून है एक नेचुरल प्राकृतिक खाली जगह ऑफ द अर्थ का. तो खाली जगह में आएगा सैटेलाइट. तो मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट. मून एक नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ का. 4 नंबर नेपच्यून इज़ दी खाली जगह प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम. तो खाली जगह में आएगा फर्दरेस्ट, सबसे दूर. नेपच्यून इज़ दी फर्दरेस्ट. नेपच्यून सबसे दूर का प्लेनेट है इन दी सोलर सिस्टम में. तो नेपच्यून हो गया सबसे दूर. 5 नंबर खाली जगह इज़ दी 5th लार्जेस्ट प्लेनेट. तो खाली जगह में आएगा अर्थ. पृथ्वी इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट. अर्थ जो है 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है, यानी कि पृथ्वी से बड़े और 4 प्लेनेट हैं. उसके बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है. 6 नंबर खाली जगह आर द प्लेनेट like bodies between the orbit of the Mars and Jupiter revolving around the sun. तो खाली जगह में आएगा एस्ट्रॉइड्स. तो एस्ट्रॉइड्स आर दी एस्ट्रॉइड्स हैं प्लेनेट लाइक बॉडीज, प्लेनेटों की जैसी चीज़ें. बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिट्स के बीच में मार्स के और जुपिटर के. मार्स और जुपिटर के बीच में प्लेनेट की जैसी जो चीज़ें हैं, जैसी जो बॉडीज़ हैं, वो हैं एस्ट्रोनट्स, वो हैं एस्ट्रॉइड्स. रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. तो क्लियर हो गया होगा. एस्ट्रॉइड्स प्लेनेट के जैसी
बॉडीज़ हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट है वहाँ पर स्थित हैं, और ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। 7 नंबर, स्मॉल एंड irregularly shaped heavenly bodies made of gas, dust and ice particles are known as खाली जगह है। स्मॉल एंड irregularly shaped, छोटी हैं, irregularly shaped, कोई उनकी प्रॉपर शेप नहीं है, कहीं से लंबी हैं, कहीं से छोटी हैं, कहीं से गोल हैं, कहीं से नुकीली हैं, कैसी भी उनकी शेप है। हेवनली बॉडीज़ हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। मेड ऑफ गैस, जो कि बनी हुई हैं, गैस से बनी हुई हैं, डस्ट से बनी हुई हैं, और आइस के उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, और उन्हें बोला जाता है कॉमेट्स। 8 नंबर, the heavenly bodies revolving around the sun are called planets। जैसे हमारा अर्थ प्लेनेट है, उसी प्रकार से सूरज की चारों तरफ जो भी प्राकृतिक चीज़ें चक्कर काट रही हैं उन्हें हेवनली बॉडीज़ बोला जा रहा है, उन सबको बोला जाता है प्लेनेट्स। सूरज के चारों तरफ जो भी चीज़ें चक्कर काट रही हैं उन्हें बोला जाता है प्लेनेट। इसके अलावा जो चीज़ें प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काट रही हैं उन्हें बोला जाता है सैटेलाइट। तो ये अंतर आपको समझ आ गया होगा। सैटेलाइट हैं जो प्लेनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, प्लेनेट्स हैं जो चीज़ें सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। आगे दिए हुए को मैच करना है। 1 नंबर, क्लोजेस्ट प्लेनेट, सबसे पास का प्लेनेट वो है मरकरी। सबसे पास वाला जो प्लेनेट है वो है मरकरी। फर्दरेस्ट प्लेनेट, जो सबसे दूर का प्लेनेट है, वो है नेपच्यून। ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट का मैचिंग है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पानी होने की वजह से अर्थ पर उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। रेड प्लेनेट भी है। रेड प्लेनेट का मैच है मार्स। 18 मून्स 18 चंद्रमा जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं सैटर्न से। सैटर्न पर जाकर अगर कोई देखेगा तो उसे 18 मून्स दिखाई देंगे। सैटेलाइट यूज़ किया जाता है मून के लिए, क्योंकि मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, प्लेनेट का चक्कर लगाता है, इसलिए वो सैटेलाइट कहलाता है। 8 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग टर्म्स। आगे दी हुई टर्म्स का अंतर बताना है कि जो 2 टर्म दी हुई हैं उनमें क्या अंतर है। तो 1 नंबर है parallels of latitudes and meridians of longitude। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है, तो पहले तो पता होना चाहिए। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो ग्लोब के ऊपर बनाई गई हैं,
जिससे कि किसी भी कंट्री की लोकेशन को बताया जा सके कि कोई भी कंट्री कहाँ पर है, वो ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है, ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में है, नीचे की तरफ साउथ साइड में है। तो इससे ये बताना आसान हो जाता है, हम इन्हें समझ लेंगे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, रेफर टू दी एंगल्स, वो कोण को बताते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड, जिनसे डिस्टेंस का पता लग जाता है। नॉर्थ एंड साउथ, तो अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ पता लगेगा, साउथ की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ पता लगेगा। ऑफ द इक्वेटर अलोंग ए मेरिडियन, तो मेरिडियन के साथ कोण का पता लगता है जो कि इक्वेटर से, इक्वेटर बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हमें कोई कंट्री बताना है ऊपर की तरफ तो उसे हम नॉर्थ की तरफ बताएंगे, नीचे की तरफ है तो उसे हम साउथ की तरफ बताएंगे। तो यानी कि कोई भी कंट्री अगर ग्लोब पर नॉर्थ की तरफ बताना है, साउथ की तरफ बताना है, तो उसके लिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर एंगल बता दिया जाता है कि भाई ये कितने एंगल पर है नॉर्थ की तरफ, कितने एंगल पर है साउथ की तरफ। तो ये काम है लैटिट्यूड्स का। द एंगल्स, द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट, और जब कोई एंगल बताना होता है ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन एक बीच में लाइन मानी गई है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। इससे अगर हमें किसी कंट्री की पोजीशन बतानी होती है ईस्ट की तरफ तो उसका भी एंगल बता दिया जाता है कि ये ईस्ट की तरफ है इतना डिग्री। वेस्ट की तरफ बतानी होती है तो बता दिया जाता है कि ये प्राइम मेरिडियन से इतना वेस्ट की इतने डिग्री वेस्ट की तरफ है, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो है इन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा लैटिट्यूड्स का क्या काम है और लॉन्गिट्यूड का क्या काम है, किस तरह से हमें किसी भी कंट्री की पोजीशन ग्लोब पर पता लगती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में। 2 नंबर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आसान है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्थ में है और बीचों बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, जो इक्वेटर लाइन है बीचों बीच, वहाँ से इसका एंगल लिया जाता है। बीचों बीच जो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, उससे ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। अब दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइज इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, यानी कि इक्वेटर से नीचे की तरफ। जब आप ग्लोब देखेंगे तो वहाँ पर आपको 3 लाइनें नज़र आएंगी, पैरेलल लाइनें नज़र आएंगी, बीच वाली नज़र आएगी, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नज़र आएगी, और उस बीच वाली लाइन से नीचे की तरफ जो नज़र आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगी। 3 नंबर है टॉरिड एंड फ्रीजिड जोन। ये टॉरिड जोन और फ्रीजिड जोन कौन सा होता है? टॉरिड जोन को समझ लें। ये जो टॉरिड जोन है लाइज बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न,
ये जो मैंने 3 लाइनें बताई हैं, इन तीनों लाइनों के जो बीच का एरिया है जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल एकदम सीधी पड़ती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है और उसे टॉरिड जोन बोला जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। टॉरिड जोन लाइज बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भी एरिया होता है वो टॉरिड जोन है, और ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये वाला हिस्सा सूरज के डायरेक्ट सामने आता है। दूसरा है फ्रिजिड जोन। अब ये फ्रिजिड जोन क्या है देखेंगे। फ्रिजिड जोन लाइज इन बिटवीन 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री इन दी बोथ दी हेमिस्फीयर्स। अब ये वाला जो हिस्सा है, जब आप ग्लोब देखेंगे, ग्लोब का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है और ग्लोब का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वो होता है ऊपर की तरफ। ऐसे ही नीचे की तरफ नॉर्थ जोन में और साउथ जोन में, दोनों में बोला गया है। ऊपर की तरफ नॉर्थ जोन, नीचे की तरफ साउथ जोन में भी 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो एरिया है, ये फ्रिजिड जोन होता है। सूरज की सबसे कम रोशनी इस एरिया में पड़ती है, इसलिए सबसे ठंडा होता है। यहाँ पर जीवन नहीं है, यहाँ पर केवल कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं, वो अपना रिसर्च का काम करते हैं। बाकी लोग यहाँ पर सामान्य जीवन नहीं जीते हैं। कारण है यहाँ पर सर्दी का बहुत ज़्यादा होना। क्वेश्चन नंबर 4, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, इसे भी समझ लेंगे। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। लोकल टाइम रेफर्स टू द टाइम एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। लोकल टाइम वहाँ का टाइम होएगा जिस जगह पर आप उस टाइम को मेज़र कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है। स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू दी यूनिफॉर्म टॉप टाइम फॉर दी होल कंट्री। ये उस जगह का नहीं होता है टाइम जहाँ पर आप देखना चाहते हैं जिस पॉइंट पर, बल्कि वो पॉइंट जिस भी कंट्री में पड़ रहा है, एक यूनिफॉर्म टाइम जो कि सारे कंट्री में टाइम ना बदले, एक टाइम से काम चलता रहे, तो वो जो यूनिफॉर्म टाइम है कंट्री का, उसे स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि टाइम जो है वो जगह के हिसाब से बदलता रहता है। ग्लोब में एक जगह पर कोई टाइम होगा, दूसरी जगह पर दूसरा होगा, तीसरी जगह पर तीसरा होगा, लेकिन सब कंट्रीज़ ने अपना एक बीच का स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है, जिससे कि पूरे देश में टाइम का एक स्टैंडर्ड बन सके, जिससे आपस में कोई भी अगर टाइम फिक्स करता है तो वहाँ पर कोई परेशानी ना आए कम्युनिकेशन में। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होती है। तो हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, और जगह बदलने पर अलग अलग जगहों पर अगर टाइम देखा जाए तो वहाँ पर टाइम अलग होगा, तो उसे लोकल टाइम बोला जाएगा। तो ये 4 नंबर हो गया। बस इसमें इतना ही है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे आप अपने आप से करें, दिए गए टेस्ट को भी करें। अगर आपको कहीं पर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।